चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। पिछले क्लास में कितने लोग नहीं थे? पिछले क्लास में कितने लोग नहीं थे? आप नहीं थे केवल, बाकी सब थे? नहीं थे ना। मैं स्टार्टिंग से ही सब पढ़ा देता हूँ अवयव के बारे में, मैट्रिसेस के बारे में ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब इस चैप्टर को फिर दोबारा रिवीजन के टाइम पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? नहीं, वो हम खत्म करवाने वाले थे चैप्टर 1, लेकिन हम देख रहे थे कि बढ़िया से लोग बना नहीं रहे थे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। सारा कॉन्सेप्ट तो बता ही दिए, क्वेश्चंस बाकी हैं, तो क्वेश्चंस आप लोग करिए, उसके बाद एक दिन डिस्कशन कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं। उसको हम एक बार और पढ़ा दें। ये चैप्टर 3 है, ये आपका क्या है, चैप्टर 3 है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत मजा आने वाला है। चैप्टर 3 है, इसके लिए आपको पीछे का कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लास 11th में कुछ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, उससे मतलब इस चैप्टर को नहीं है। ये चैप्टर एकदम फ्रेश है, कोई प्रीवियस कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत। अब अवयव जो है, सबसे पहले होता क्या है, पढ़ते क्यों हैं मैट्रिसेस, पढ़ने की जरूरत क्या पड़ती है। इवन ये आप जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आपको तो पढ़ना ही है। अगर आप बायोलॉजी लिए हैं, आप कॉमर्स लिए हैं, आप आर्ट्स लिए हैं, तो भी इससे पीछा नहीं छूटेगा। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है, बात समझ में आ रहा है। आप जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाते हैं, जिसमें डेटा को मैनेज किया जाता है, डेटा को अच्छे तरह से, उसमें इसका भरपूर यूज है। यानी कि ये चैप्टर अपने आप में एक पढ़ लेने से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने लाइफ में बहुत कुछ कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर इस हद तक इम्पोर्टेंट है। इसका केवल 12th बोर्ड में ही यूज नहीं है, आपकी लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी यूज होगा। इस तरह से रियल लाइफ में यूज होगा, इसको सबसे पहले समझते हैं। जैसे इसमें एक बार हम आपको बता देते हैं कि इसमें आपका सबसे पहले क्या क्या रहने वाला है। पहला है जिसमें कि आप लोग क्या पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद आप अवयवों के संक्रियाएं पढ़ेंगे। संक्रियाएं का मतलब समझते हैं क्या होता है? संक्रियाएं का क्या मतलब होता है? जैसे आप पहले गिनती पढ़ते हैं, फिर गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4, उसके बाद उसको जोड़ते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, घटाते हैं, फिर क्या करते हैं, गुणा करते हैं और फिर भाग करते हैं। उसी प्रकार जो हमारा मैट्रिसेस है, अवयव है, उसको जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुना किया जाता है, भाग नहीं दिया जाता है। मैट्रिसेस में हम लोग भाग नहीं देते हैं, भाग देना संभव नहीं है, या भाग दिया ही नहीं जा सकता है, उसको इस तरह से बनाया ही गया। तो मैट्रिसेस में हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, और बस इतना ही कर सकते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, संक्रियाएं। इसी को क्या कहते हैं, संक्रियाएं। उसके बाद आपका है अवयवों के परिवर्त, सममित व विषम सममित अवयव, है ना। उसके बाद है व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय का मतलब होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। इवन जैसे मान लीजिए आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो, जैसे मान के चलिए आपको एक क्वेश्चन मिल गया, 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 9, 9x माइनस 9y प्लस 3z इज इक्वल टू 10, फिर आपको मान लिया मिल गया 10x प्लस 3y माइनस 10z इज इक्वल टू 9। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि इसमें x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, z का मान क्या होगा, बताओ। समझ में आ रही बात? इसमें कितने इक्वेशन हैं आपके? 3 इक्वेशन है। अननोन भी कितने हैं? 3 है। समीकरण कितने हैं? 3 है। और जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते वो भी कितना है, एक्स वाई जेड 3 ही है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप नॉर्मल मेथड से जो हम लोग अभी करते हैं कि एक्स का मान पहले वाई और जेड के टर्म्स में निकाल देंगे, इसमें डाल देंगे, फिर यहाँ से वाई का मान निकाल देंगे, इसमें डाल देंगे, और उस तरह से सॉल्व करेंगे, तो कम से कम 1.5 पेज 2 पेज का सोल्यूशन जाता है। कम से कम क्या जाता है, 1.5 पेज का 2 पेज का सोल्यूशन जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मैट्रिसेस से अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये मतलब 1 से 2 मिनट में बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो मैट्रिसेस का इतना इंपॉर्टेंस है, और यही से शुरुआत हुआ मैट्रिसेस पढ़ने का।
मैट्रिसेस से जब इसको सॉल्व किया गया तो वो बहुत इजीली सॉल्व हो गया, और इसी कारण से फिर हम लोग मैट्रिसेस को पढ़ते गए। और आपका जो डेटा एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसका जो डेटा को मैनेज किया जाता है कंप्यूटर में होता है। इवन आप यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, बुक आपका क्या है, एक बार मैं आपको परिचय दे ही देता हूँ इसका। थोड़ा सा शांति बनाए रहेंगे और ध्यान से चीजों को सुनेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, क्या लिखा हुआ है अगर पढ़ा जाए तो ध्यान से देखिए। गणित की विविध शाखाओं में आदियों के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। गणित की विविध शाखाओं में, मैथमेटिक्स के तो अलग अलग जो ब्रांचेज हैं उसमें तो जरूरत पड़ती है। आव्यूह गणित के सर्वाधिक शक्तिशाली साधनों में से एक है। अन्य सीधी सादी विधियों की तुलना में यह गणितीय साधन हमारे कार्य को काफी हद तक सरल कर देती है। यानी अन्य विधि से जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उससे हमारा जो सोल्यूशन आएगा, उससे कहीं बहुत आसान मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चन है बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। किसके हेल्प से? आव्यूह की मदद से, मैट्रिसेस की मदद से, ठीक है ना। रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करने के लिए, जैसे अभी जो आपको इक्वेशन दिया गया था, ये क्या था? इसको रैखिक समीकरण कहेंगे। बोलिए, एक्स में, वाई में, जेड में जब पावर 1 होता है तो उसको कैसा समीकरण कहते हैं? रैखिक समीकरण। एक्स में पावर 2 हो, वाई में पावर 2 हो तो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं, नहीं कहते हैं? तो इसी तरह से ये जो रैखिक समीकरण है, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करने के लिए संक्षिप्त तथा सरल विधियां प्राप्त करने के प्रयास के परिणाम स्वरूप आव्यूह की संकल्पना का विकास हुआ। आव्यूहों को केवल रैखिक समीकरणों के निकाय के गुणांकों को प्रकट करने के लिए ही नहीं, ठीक है, जो रैखिक समीकरण का आपका गुणांक दिया गया है इधर, एक्स वाई का, एक्स का, वाई का, जेड का, मैट्रिसेस मेथड से हम लोग जब सॉल्व करते हैं, ए बेटा सुनो, इधर आओ, तो मैट्रिसेस मेथड से जब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो हम लोग इसके जो गुणांक है ना, जैसे एक्स का गुणांक क्या है? 2 है, वाई का गुणांक क्या है? 3 है, जेड का गुणांक क्या है? 5 है। तो इसका हेल्प से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, इसके हेल्प से। अब कैसे सॉल्व करते हैं, जब हम मैट्रिसेस को पढ़ेंगे आगे तब समझ में आएगा। अभी आपको बस ये समझना है कि इसको मैट्रिसेस मेथड से क्या किया जा सकता है, बहुत इजी वे में, मतलब 1 से 1.5 मिनट लगेगा, उसको क्या कर देंगे आप, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है उस कॉन्सेप्ट को, सही है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया? अपितु आव्यूह की उपयोगिता इस प्रयोग से कहीं अधिक है। आव्यूह संकेतक तथा संक्रियाओं का प्रयोग व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्रामों में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स में किया जाता है, जिसका प्रयोग क्रमशः वाणिज्य तथा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे बजटिंग करना है, विक्रय बहिर्वेशन, सेल्स प्रोजेक्शन करना है, लागत आकलन, कॉस्ट एस्टिमेशन करना है, किसी प्रयोग के परिणामों का विश्लेषण, किसी भी प्रयोग का परिणाम जो का विश्लेषण करना है, उसमें इसका उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त अनेक भौतिक संक्रियाएं, जैसे आवर्धन, मैग्निफिकेशन निकालना है, घूर्णन, रोटेशन निकालना है, जो फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, तथा किसी समतल द्वारा परावर्तक, रिफ्लेक्शन को आव्यूह द्वारा गणितीय ढंग से निरूपित किया जाता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि मैट्रिसेस का जो उपयोग है काफी ज्यादा है, और इसको पढ़ने से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है मैट्रिसेस, क्या होता है आव्यूह, जरा इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या होता है सारी चीज।
ठीक है, सारी चीजें क्या होती है जरा हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल से हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या है, आपका नाम प्रवीण। जैसे मान लीजिए प्रवीण है, वो मार्केट गया। प्रवीण कहाँ गया, प्रवीण मार्केट गया और 4 पेन खरीदा और 4 कलम खरीदा और किताब, किताब जो है उसको पढ़ना नहीं था, तो किताब नहीं पढ़ना था तो 0 किताब खरीदा। ठीक है, समझ में आ रही बात। उसके बाद क्या हुआ कि कोई आपसे बोला कि इसको जो है आप मैट्रिसेस में रिप्रेजेंट करके बताइए, मैट्रिसेस में रिप्रेजेंट, निरूपित करके दिखाइए, कैसे आप लिख पाएंगे, निरूपित कर पाएंगे, उसको बताइए। तो इसी बात को कोई आया और ऐसे लिख दिया 4 और 0 और ऐसे बना दिया। ठीक है, अब जो है इस क्वेश्चन कोई भी आएगा तो ये सोचेगा कि ये इसको कहते हैं, हम लोग कल बताए थे, क्या कहते हैं, रो कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पंक्ति। और जो ऐसे रहता है उसको कहते हैं स्तंभ। क्या कहते हैं जी, स्तंभ, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, कॉलम के नाम से जानते हैं। स्तंभ क्यों, क्या कहते हैं जी अंग्रेजी में, कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम। और पंक्ति को क्या कहते हैं जी इंग्लिश में, बोलो जल्दी, पंक्ति को क्या कहते हैं, रो। तो निश्चित रूप से अगर आप देखिएगा तो ये जो रो के अकॉर्डिंग लिखा गया है वो प्रवीण को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और पहला जो कॉलम के अकॉर्डिंग, हे बाबू पढ़ने आए हो ना, पढ़ने आए हो ना, तो क्या बेचैनी हो रही है मतलब। तो मैं आपको बता रहा था कि प्रवीण जो है मार्केट गया, क्यों, कैसे जरूरत पड़ी और क्यों हम लोग पढ़ते हैं, इसको सबसे पहले समझते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस को करें। ध्यान से चीजों को समझिए, ठीक है ना। अगले क्लास से मैं फिर से बता दे रहा हूं कि इस तरह का बिहेवियर होगा, तो मैं हाथ जोड़ के 1 मिनट के अंदर कह दूंगा बाहर चले जाइए, जितना बात करना है बदकुचन करना है कर लीजिए, फिर आइए। लेकिन क्लास में और लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है, जो लोग पढ़ने आए। तो प्रवीण जो है मार्केट गया और मार्केट से क्या खरीदा, 4 कलम और 0 किताब। इसको रिप्रेजेंट ऐसे किए, तो जब ऐसे रिप्रेजेंट किए तो कोई भी आएगा तो ये समझेगा कि ये इसके अलांग कुछ बातें लिखी गई होगी और इसके अलांग कुछ बातें लिखी गई है। यानी रो के अलांग प्रवीण है, रो के अलांग कौन है, प्रवीण है, और कॉलम के अकॉर्डिंग कौन है, कॉलम के अकॉर्डिंग कौन है, कलम और किताब, कलम और किताब। यानी कि प्रवीण जो है 4 कलम खरीदा है और प्रवीण जो है 0 किताब खरीदा है। फिर प्रवीण का क्या हुआ, एक दोस्त मिला, प्रवीण का क्या मिला, एक दोस्त मिला। मैं थोड़ा देर के लिए ये बोल सकता हूँ कि मैं इसे इतना बड़ा बड़ा ना लिख के मैं रो लिख देता हूँ, RO, या केवल R लिख दूंगा, मैं समझ जाएंगे आप, रो है और कॉलम। ठीक है ना, कॉलम का मतलब ऐसे होना है और रो का मतलब ऐसे होना है, पंक्ति। ठीक है ना, चलिए अब हम उसका दोस्त मान लो महेश आया, महेश भी गया मार्केट और वो 8 किताबें खरीदा, सॉरी 8 कलम खरीदा और 2 किताब खरीदा। अब हम बोलेंगे कि इसको एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए, इसको कैसे हम लोग निरूपित कर सकते हैं। तो इसको हम लोग निरूपित कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि भाई इस रो के अलोंग जो मैंस हैं, पहला है प्रवीण और दूसरा है महेश, रो 1 के अकॉर्डिंग और रो 2 के अकॉर्डिंग। यानी रो 1 में किसकी बात होगी, प्रवीण की, और रो 2 में किसकी बात होगी, महेश की। और ये कॉलम 1 में किसकी बात होगी, कलम की। कितना कलम है, 4, इसके पास 8, इसके पास 0, इसके पास 2। बात समझ में आया। तो अब हम लोग ये बोलेंगे कि रो 1 जो है प्रवीण का है और रो 2 जो है वो महेश का है, और कॉलम 1 जो है कलम का है और कॉलम 2। यानी कि हर एक जगह का कुछ न कुछ मतलब है।
अगर मैं इस जगह का मतलब पूछूं कि ये दो क्या है, तो आप कहिएगा कि सर महेश के पास कितने कलम है, कागज चाहिए। महेश के पास क्या चाहिए, महेश के पास 2 कलम है, महेश के पास क्या है, सॉरी किताब है ना। अगर मैं बोलूं कि ये 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके पास, महेश के पास। मैं बोलूं 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किताब। बात समझ में आया। अब इसके साथ एक और दोस्त आया, मान लो गणेश आया। कौन आया, गणेश। गणेश जो है उसको कोई कलम जरूरत नहीं थी, 0 कलम खरीदा और जो है 4 किताब खरीदा। कितना किताब खरीदा, 4। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे भाई, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे भाई 4 हो गया, 0 हो गया और बस 4 0, 8 2 और 0 4। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इसी में कुछ और भी तो खरीदा जा सकता है, कोई जरूरी है कि केवल कलमें और किताब खरीदेगा, हाँ, कॉपी भी तो खरीद सकता है। हाँ, तो मान लीजिए एक कॉपी का हम लोग बना दिए बॉक्स, और हम लोग कहें कि प्रवीण जो है 3 कॉपी भी खरीदा, महेश जो है कहा कि हम कॉपी नहीं खरीदेंगे, और गणेश जो है 3 कॉपी खरीद लिया या 12 कॉपी, या हाँ 12 कॉपी खरीद लिया। ठीक है, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब हमको थोड़ा सा बड़ा रेक्टेंगुलर अरे बनाना होगा, आयताकार क्षेत्र बनाना होगा। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 4 0 3 8 2 0 0 4 12। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब हम पूछेंगे कि ये जो है वो क्या है जी, रो 1 है, पंक्ति 1 है, ये रो 2 है, पंक्ति 2 है ना। पंक्ति 1 बस मैं लिख दे रहा हूं, पंक्ति एक जगह, बाकी सब आप समझ जाएंगे। और ये क्या है, रो 3 है। ये क्या है भाई, कॉलम 1। ये क्या है, कॉलम 2। ये क्या है, कॉलम 3। कॉलम 3, कॉलम किसको कहते हैं जी, स्तंभ को। क्या कहते हैं जी, स्तंभ को। सही है। तो अगर मैं पूछूं कि ये 4 क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो निश्चित रूप से एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या है वो 4, गणेश का, गणेश के पास जो किताबें खरीदी थी मार्केट से वो है। समझ में आया कि नहीं आया। ये वाला 12 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, गणेश के पास कॉपी 12 खरीदा था। बात समझ में आ रहा है, तो ये कुछ आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग इसको क्या कहेंगे कि जिसमें कितने रो हैं, एक रो है, और कॉलम कितने हैं, 2 है। तो हम लोग इसको कहेंगे कि एक रो है और कॉलम 2 है, तो इसके नीचे हम लोग 1 गुना 2 कर देंगे। 1 गुना 2 का मतलब गुना नहीं करेंगे, बस उसको समझना है कि पहले 1 है तो वो रो का काम करेगा, पंक्ति का काम करेगा, बाद में 2 है तो वो कॉलम का काम करेगा। यानी कॉलम कै गो है, 2 गो है। फिर अगर मैं बोलूं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें अगर मैं बोलूं कि कै गो रो है और कै गो कॉलम है, इसमें कै गो रो है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, यानी कि पहले रो को ही दिखाते हैं और फिर कॉलम। कॉलम कै गो है, 2। कभी कंफ्यूजन हो कि पहले रो आता है कि पहले कॉलम आता है, तो हम क्या बताए थे, हम क्या बताए थे, कैसे याद करने के लिए तरीका बताए थे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो पहले चलने सीखता है कि सीढ़ी पे चढ़ने सीखता है। जानते हो तुम्हारे आदत में सब हो गया है, तुम चाह नहीं चाह के भी तुम कर ले रहे हो। हाँ, वो हैबिट हो गया है तुम्हारा। तुम्हारा भी वो दोस्त नहीं है, तुम्हारा भी दोस्त नहीं है, वो आदतें बना ले हो ये सब करने का। उसको कैसे त्यागोगे, इस पे विचार करो, कॉपी पे लिखो, क्योंकि विचार नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि विचार जैसे ही करने बैठोगे मोबाइल शुरू हो जाए। कॉपी पे लिखो कि कैसे इस सबसे हम आगे बढ़े और हमारा 12th में रिजल्ट अच्छा हो, उसके लिए हम क्या क्या करें। अभी से लिखोगे तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आता है।
पहले हम क्या बोले थे कि पहले क्या होता है, रो, उसके बाद कॉलम। क्या कैसे हम बताए थे, याद करने का तरीका कि पहले बच्चा जन्म लेता है तो चलने सीखता है और फिर सीढ़ी पे चढ़ने सीखता है। तो चलेगा कैसे, ऐसे ही ना चलेगा जी, बोलो, चलेगा कैसे, ऐसे ही नहीं चलेगा। तो चलेगा तो ये क्या हो गया, रो हो गया। और ऐसे इसको क्या कहते हैं, सीढ़ी पे चढ़ना। ऊपर जब चढ़ेगा तो सीढ़ी पर चढ़ना, तो चढ़ेगा कब सीढ़ी पर, बाद में ना। तो बाद वाला कॉलम होगा, बाद वाला क्या होगा, कॉलम होगा। बात समझ में आया, बाद वाला क्या होगा, कॉलम हो गया। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, क्या काम है बताओ। केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है तो कैसे पता करोगे कि केमिस्ट्री कैसा पढ़ाई हो रहा है। हाँ, चलो जाओ। ये समझ में आ गया, कॉलम समझ में आ गया, बोलो, रो और कॉलम तुम्हें समझ में आ गया अच्छे से। अब इसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। ये जो होता है, अगर मैं पूछूं कि ये जो मैट्रिक्स है इसका कोटि क्या है, ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर यही है 3x2। इसको 3x2 नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं 3/2। ये कितने का मैट्रिक्स है, 3/2 का। इसी को इसका कोटि कहते हैं। यानी कोई भी मैट्रिक्स दे दिया, जैसे यही दे दिया, अब पूछा कि इसका कोटि क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, तो पहले रो और फिर कॉलम। तो कितना रो है, 3, और कितना कॉलम है, 3। समझ में आया, कोई दिक्कत है, बोलो। अब आव्यूह का कल परिभाषा बताए थे आप लोग को। आव्यूह क्या है, आव्यूह क्या है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे सब क्या है, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास। आयताकार था, आयताकार था, और क्रम में लिखा गया था, एक सीक्वेंस में लिखा गया था, हर जगह का एक मतलब निकल रहा था। ये प्रवीण के, ये कलम है, ये गणेश है, ये किताब है, एक मतलब निकल रहा था कि नहीं निकल रहा था, बोलो। तो ये क्या है, अगर आव्यूह पूछेगा कि क्या होता है, तो आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। और चाहिए, हाँ, तो तुम सब कॉपी ले लो हमारे, हमसे फाड़ लो तुम, हाँ, जाओ। तो क्या हो गया ये, आव्यूह क्या हो गया, संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। अब इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। इसके अंदर के जो एलिमेंट्स थे, जो अभी हम पढ़ रहे थे, इसके अंदर आयताकार के ये अंदर ये चार क्या है, इसको चार को हम लोग अवयव कहते हैं। इस आव्यूह का ये अवयव है। दो भी क्या है, एक अवयव है। जीरो भी क्या है, अवयव है। हर एक सदस्य जो है उसको हम लोग अवयव कहेंगे। जो भी एलिमेंट लिखा गया है उसको आव्यूह का क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे, एलिमेंट बोले। कोई दिक्कत है, यहाँ तक बातें हो गई। उसके बाद हम लोग बताए थे क्या, हाँ, एक बात और, आव्यूह को हम लोग कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। आव्यूह को, जैसे कि हम लोग सेट को क्या चीज करते हैं, कैपिटल से, समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी के बड़े अक्षर से, उसी तरह आव्यूह को भी बड़े अक्षर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आव्यूह के अंदर कुछ भी लिखा जा सकता है। कोई साइन एक्स का फंक्शन लिखा जा सकता है, 1+x का फंक्शन लिखा जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कुछ भी लिखा जा सकता है। लेकिन जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, जो फंक्शन डिफाइंड होगा और रियल नंबर के बारे में। ये आपके किताब में खुद लिखा गया है, ठीक है ना। और ये तो आपको बता ही दिया गया है कि क्षैतिज रेखाएं अवयव की क्या कहलाती हैं, पंक्तियां। जो क्षैतिज रेखाएं हैं, ये वाली क्षैतिज रेखा होती है कि नहीं होती है, क्षैतिज रेखा, और ऊर्ध्वाधर ये होता है। तो जो क्षैतिज रेखाएं क्या है, रो है, और ऊर्ध्व रेखाएं अवयव की स्तंभ, कॉलम कहलाती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग पढ़े थे अवयव की कोटि, ऑर्डर के बारे में, जो कि अभी हम लोग चर्चा किए। ऑर्डर क्या होता है, कोई भी अगर मैट्रिक्स लिखा गया है तो उसमें जो पहला रो होगा, कितना रो है वो, और फिर गुना लिखेंगे, और कितना कॉलम है वो लिख देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m×n कोटि ऑर्डर का आव्यूह अथवा केवल m×n आव्यूह कहते हैं। यानी अगर इसको कहेंगे कि ये आव्यूह है, तो हम इसको कहेंगे कि ये 2/2 का आव्यूह,
ये 2/2 का अवयव है, कोई दिक्कत। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताए थे कि हर एक लोकेशन का नाम होता है, हर एक जगह का क्या होता है, नाम होता है। जैसे एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो है मेरे भाई कुछ इस तरह से एलिमेंट लिखे गए हैं, कुछ इस तरह से एलिमेंट लिखे गए, तो इस जगह का एक नाम होगा, इस जगह का एक नाम होगा, इस जगह का एक नाम होगा, हर जगह का जो भी छोड़े हैं उसका भी एक नाम, उसको लिखने का क्या तरीका होगा उसको समझिएगा, कुछ न कुछ तो तरीका होगा ना, जो आप भी समझिए और हम भी समझे, दुनिया का हर आदमी समझे। तो अगर कोई लिख दिया a21, इसका मतलब होता है कि ये a जो है वो सदस्य है, यानी कि उस रेक्टेंगुलर अरे आयताकार क्रम विन्यास के अंदर का वो क्या है, एक अवयव है। अब ये दो पहले क्या बताया था कि दो क्या है, दो किसको रिप्रेजेंट करता है, पंक्ति को, और कॉलम बाद वाला, बात समझ में आया, पंक्ति को और ये स्तंभ। मैं रो कॉलम कहूं, कोई दिक्कत है आपको, रो कॉलम ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में, याद भी हो गया है। तो अगर मैं बोलूं कि A21 कहां होना चाहिए, जरा बताइए, तो दूसरा रो में जाएंगे आप, तो ये पहला रो है मेरे भाई, मैं उधर से लिख देता हूं, अगर मैं बोलूं कि ये कौन सा रो है बताओ, तो ये रो 1 है, ये कौन सा रो है, रो 2 है, ये कौन सा है, रो 3 है ना, ये क्या है जी, कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो A21 कहाँ होगा, तो पहले रो में चलते हैं जी, तो पहला रो दूसरा रो, तो दूसरा रो में हम कहीं नहीं जा सकते हैं, दूसरा रो के बाद पहला कॉलम, यानी कि इस जगह को हम बोल रहे हैं क्या, A21, सही है। ऊपर वाले को कैसे बोलेंगे, ऊपर वाले में हम पहला रो में रहेंगे ना, हमको किस रो में रहना है, दूसरा रो में, तो पहला रो ये है, दूसरा रो ये है, तीसरा रो ये है, तो दूसरा रो में रहना है और पहला कॉलम में रहना है, तो कॉलम 1 में है, क्लियर है जी। अगर मैं बोलूं कि A32 कहां होगा, तो हमको जाना होगा तीसरा रो में और दूसरा कॉलम में, तो पहले तीसरा रो पे चलते हैं जी, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और कॉलम दूसरा, कॉलम 1, कॉलम 2, यानी जो जहां दोनों टकराया, जहां दोनों टकराया, जैसे ये कौन सा कॉलम है 3 और ये कॉलम 2, कहां टकराया, यहाँ पे, इस जगह पे क्या होगा, बोलो जल्दी, A32 ये होगा, A32 होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि अगर मैं इस A मैट्रिक्स को लिखना चाहता हूं, तो मैं यहाँ लिखूंगा तो A11 लिखूंगा, पहला रो पहला कॉलम, सही है जी। अगर मैं यहाँ लिखने जा रहा हूं तो ये जरा सोचो कहाँ है, पहला रो पे है तो, और कॉलम कहाँ पे चले गए हैं, दूसरा पे, यहाँ लिखूं तो पहला रो तीसरा कॉलम, खुद सोचो, यहाँ लिखूं तो A2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि दूसरे रो पे हैं, और कॉलम 1 इसको लिखेंगे तो A22 ये लिखेंगे तो दूसरा रो कॉलम 3, इसी तरह से ये कभी खत्म होने वाला है, अगर मैं लिखना शुरू कर दूं तो लिखाता रहेगा ना जी, इधर भी हम लोग बढ़ाते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि इधर नहीं बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, अगर देखा जाए तो इधर भी बढ़ेगा। अगर मैं बोलूँ ये कहाँ होगा बताओ, 14 होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे दूसरा रो में ना आ गए, और कॉलम चौथा है कि नहीं है, यहाँ लिखेंगे तो ए, पहले रो होता है तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, कॉलम तो पहला ही है, यहाँ रहे तो A32, यहाँ रहे तो A33, यहाँ रहे तो A34, कॉलम 4 में है, ये हमारा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है, ये रो 1 है, ये हमारा रो 2 है, ये हमारा रो 3 है, और अगर यहाँ लिखे तो रो 4 है, यह क्या होगा बताओ, A41 ये क्या होगा, A42 ये क्या होगा, A43 ये क्या होगा, A44, ये समझ में आ गया।
इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें अब दिक्कत नहीं है तो अब ये देख लीजिए, ये आपका एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा गया था। एनसीईआरटी में सीधा सीधा ये वर्ड लिखा गया था कि इस अध्याय में हम लोग बस यही पढ़ने वाले, मतलब आपके सिलेबस में केवल इतना ही है। हम किसी m क्रॉस n कोटि ऑर्डर के आव्यूह को प्रकट करने के लिए संकेत कैपिटल A बराबर ए आई जे m क्रॉस n का प्रयोग करेंगे। और दूसरा, हम केवल ऐसे आव्यूह मैट्रिसेस पर विचार करेंगे जिनके अवयव वास्तविक संख्याएं हैं। जिनके अवयव जो हैं वास्तविक संख्याएं का मतलब क्या, काल्पनिक संख्याएं न हो। मैंने अयोटा वाला कहानी सुने कॉम्प्लेक्स नंबर में, बोलिए। काल्पनिक संख्याएं जो चैप्टर है आपका क्लास 11th में, उसमें अयोटा आता है, 3 प्लस अयोटा अंडर रूट में नेगेटिव आ जाना, तो उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो है ही नहीं सिलेबस में, ठीक ना। और वास्तविक फलन होगा। वास्तविक फलन का मतलब क्या, वास्तविक फलन का मतलब क्या, जो फंक्शन डिफाइंड होगा, परिभाषित होगा, ठीक है। अब इसको जरा समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब, ये पूरे एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर देता है। ये जो आप बड़ा बड़ा मैट्रिक्स लिख रहे थे, वो बड़ा बड़ा मैट्रिक्स को ये सीधा रिप्रेजेंट कर देगा। जरा समझते हैं कैसे। जैसे मान के चलिए आपके पास लिखा गया हो कैपिटल ए बराबर ए आई जे, और यहां लिख गया था m क्रॉस n। m क्रॉस n तो ऑर्डर ही है ना जी। तो अगर m क्रॉस n ऑर्डर है, तो अगर मैं बोलूं कि एक मैट्रिक्स लिखो ए आई जे और उसका ऑर्डर होना चाहिए 2 क्रॉस 3, चलो लिखो, तो तुम कैसे लिखोगे जरा बताओ। कहोगे सर ये सबसे पहले बताता है कि हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो 2/3 का होगा। ये के पहले क्या बताता है कि जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो 2/3 का होगा, यानी कि 2 गो रो होगा, 2 गो रो होगा, R1 होगा और R2 होगा। और कॉलम कै गो होगा जी, 3 गो होगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब जरा बताओ, अगर मैं बोलूं कि ए आई जे का मतलब क्या होता है, तो पहले जानते ही हो कि आई जो होता है, और आई में क्या होता है, आई किसको कहते हैं, रो को कहते हैं, और जे किसको कहते हैं, कॉलम को कहते हैं। आई किसको कहते हैं, रो को कहते हैं, और जे किसको कहते हैं, कॉलम को कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2/3 का लिखना चाहता हूं तो यहाँ A11 ही ना लिखूंगा। फिर अगर मैं यहाँ लिखना चाहता हूं तो बोलो जल्दी, 1 2 लिखूंगा यहाँ पे, A13 लिखूंगा यहाँ पे, A21 लिखूंगा यहाँ पे, A22 लिखूंगा यहाँ पे, A23 लिखूंगा। खत्म हो गया कहानी। अब इसी के आधार पे एक क्वेश्चन जो है हम लोग कर लेते हैं। आ जाइए सब लोग, इसी के आधार पे हम लोग एक उदाहरण 3 है दिया गया है उसको करते हैं, फिर उदाहरण 1 और 2 भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना। ये एक प्रश्न है, कह रहा है कि एक ऐसे 3/2, इसको 3 गुना 2 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 3/2 आयु की आव्यूह, आयु नहीं है, क्या है, आव्यूह है। ये क्या लिखा गया है, आव्यूह। आव्यूह मतलब मैट्रिक्स। आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर इस नियम का पालन करते, इस नियम का पालन करते हो। तो पहले कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करता है, लिख देते हैं। और ये जो मैट्रिक्स है उसमें ए आई जे होगा, और कितना का है ये, 3/2 का होगा जी, यही है ना। ये जो ए आई जे है वो तो अपना नियम का पालन करेगा, और कितने बाई कितने का लिखना है, 3/2 का लिखना है। अब 3/2 का लिखना है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे जरा बताओ। यहाँ पे A11 लिखेंगे, 3 गो रो है ना जी, 3 गो रो है ना, कॉलम क्या गो है, यही ना होगा। 3 गो रो हुआ कि नहीं हुआ, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, होगा कि नहीं होगा। अब जो है इसको हमको लिखना है, इसको हमको क्या करना है, लिखना है। तो कैपिटल ए बराबर कैसे लिखेंगे जरा बताओ, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अभी अभी बताए थे,
पहला रो पहला कॉलम, ये जो है वो क्या होगा, पहला रो में है और कॉलम यहाँ पे पढ़ के देखो ना, यहाँ पे पढ़ के देखो रो 1 कॉलम 2, तो A1 2 हो गया जी। यहाँ पे लिखेंगे तो ए कौन सा रो है, दूसरा कॉलम 1 है, A21 यहाँ होगा तो A22 होगा, यहाँ होगा तो रो पहले होता है तो रो 3 कॉलम 1 3 1, यहाँ A32। अब यहाँ समझो बात को, यहाँ पे फॉर्मूला AIJ का दिया है, तो अगर हमको ये AIJ बराबर दिया है 1/2 मॉड ऑफ I माइनस 3J मॉड 1, तो अब जो है अगर हमको A11 लिखना होगा, इसका मतलब I की जगह पे 1, J की जगह पे 1, इसका मतलब ये 1/2 हुआ, मॉड हुआ I की जगह पे 1 माइनस 3 और गुना में J की जगह पे 1 मॉड 1, तो ये आया 1/2 मॉड के अंदर क्या आया बताओ, 3 एकम 3 आया, नहीं बोल रहे हो, तो 1/2 मॉड के अंदर -2 आया और मॉड -2 क्या आता है, 2 आता है, तो 2/2 कितना आ जाता है 1, यानी कि बेसिकली जब हम A लिखने जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 1 लिखेंगे। अब हमको A21 निकालना होगा, तो A21 भी कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला में I के जगह पे क्या डालने वाले हैं, I के जगह पे क्या डालने वाले हैं 2, बोलो, माइनस फिर 3 गुना J, तो J क्या है बताओ 1 है, तो कितना आएगा, ये मॉड है याद रखना, 1/2 ब्रैकेट में 2 माइनस 3 कितना आया 1/2 -1 का मॉड, यानी कि 1/2, यानी कि ये जो जगह है उसका नाम है 1/2। समझ में आ रही बात। अब जो है आप हमें खुद अपनी कॉपी पे निकाल के बताइए A21 क्या होगा, A22 क्या होगा, जरा निकालिए। फॉर्मूला आपका AIJ का यही दिया गया है, अगर A21 भी निकालना है तो यहाँ 2 यहाँ 1 डालेंगे, A22 भी निकालना है तो यहाँ A22 डालेंगे, जरा सब लोग निकालिए, जो भी आ रहा है वो सबका सेम आना चाहिए। A21 का मान सबका क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, बोलिए आ रहा है, जरा देखा जाए, 2 रखेंगे और 1 रखेंगे तो 2 माइनस 3 तो आएगा 1, हाँ 1/2 सही जाएगा, 1/2 आएगा। फिर अगर मैं बोलूं, मैं निकाल के दिखा दो, निकाल के दिखाऊं, हो जाएगा ना सबका, कोई दिक्कत नहीं ना किसी से। अगर मैं बोलूं A22 क्या होगा, निकाले हैं आप सभी लोग निकालें, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं पेन चलाएंगे दुनिया की कोई ताकत आपको सही सिखा सकती है मैथमेटिक्स। आ गया है, कितना आया है 2 आया है सबका, 2 आया है, कंफ्यूजन हो रहा है। आइए A22 निकालते हैं, क्या लिखा था 1/2 और मॉड में I माइनस 3J, तो मेरे भाई I के जगह पे क्या रखना है 2 रखना है, -3 गुना 2 रखना है, तो 3 दुना के 6 आएगा, तो 2 माइनस 6 कितना आएगा जी 1/2 और -4 का मॉड 4 आएगा, यानी 2 आएगा, सही जवाब है। अभी हमको A31 भी लिखना है, लिखना है ना A31, जरा बताइए A31 क्या होगा 1/2 होगा और I की जगह पे 3 होगा, माइनस 3 इंटू J की जगह पे 1 होगा, तो हमको लग रहा है 3 माइनस 3 0 हो जाएगा जी, होगा ना। अगर मैं बोलूं A32 क्या होगा, तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है आपका और इसी तरह हम लोग को बनाना होता है। कितना आएगा 1/2 आएगा ना, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया,
केमिस्ट्री वाले सभी लोग जो है कहाँ हैं, अभी आए हैं या कुछ लोग निकल गए धीरे से? अब ये एक उदाहरण है, ठीक है ना, इसमें क्या लिखा गया है? अब यहां से हम लोग कल पढ़ेंगे ना, यहां से हम लोग कब करेंगे, कल पढ़ेंगे। अब केमिस्ट्री शुरू किया जाए। ये आपका होमवर्क क्वेश्चंस है, ठीक है ना। पीडीएफ आपको चला जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे भी चला जाएगा और एप्लीकेशन पे भी चला जाएगा। ये भी एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आपको करना है, कोई दिक्कत है बोलिए।